हेलो दोस्तों। हम सब मिलकर के पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने बात करी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1892 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट तक हम पहुँच गए थे। क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, या फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग जुड़ नहीं रहे हैं ठीक से, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें ताकि मैं भी अपना टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं 1892 के जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था उसमें हमने कुछ काम किए थे या कुछ जो नियम या कानून लागू हुए थे। जैसे हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की थी, है ना, और भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था परंतु वोट का नहीं मिला था। ठीक, आइए इससे आगे बात करते हैं। हम सब जानते हैं 1899 से लेकर के 1905 तक बंगाल में रहे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ही वो शख्स हैं जिनके शासनकाल में, या हम कह सकते हैं जिनके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसका कारण बंगाल की भौगोलिक स्थिति बताया गया कि बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत बड़ी है और इसमें हम प्रशासन चलाने में पूर्ण रूप से मतलब सही तरीके से इसको हम प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, जबकि उनका मेन मकसद बंगाल में बढ़ती हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना था। वो समझ गए थे कि अगर भारत में अभी और रहना है अधिक समय के लिए तो इन दोनों समुदाय में जो फूट होती है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ईस्ट और वेस्ट दो बंगाल में बनाया। एक बंगाल वो रखा गया जिसमें हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 4 गुना थी, और एक बंगाल वो रखा गया जिसमें मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना थी। अब जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे उनको ये लगने लगा कि जहाँ हमारी संख्या कम है या जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो बस इसी के चलते हुए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। हम सब पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, या भारतीय राज व्यवस्था, और हम बात करेंगे अब 1899 से लेकर के 1905 तक था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसी के द्वारा 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। और मैंने बताया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई आगा खां के द्वारा। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जो है अगर भारत में पैर जमाए रखने हैं तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट बहुत ज़रूरी है ना। फूट डालो और शासन करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई, और बस अगला ही एक्ट एक पारित किया जिसको हम जानते हैं 1909 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, या हम इसको अगला ही एक्ट क्या होगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम, इसको हम जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, या हम इसको कह सकते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम।
मोरले मिंटो सुधार अधिनियम। और हम सब जानते हैं मोरले उन दिनों हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव, और मिंटो कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया या भारत के वायसराय। और इसीलिए इस एक्ट को 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट को ही जाना जाता है मोरले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। और हम सब ये भी जानते हैं, याद रखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय ऑफ इंडिया का जो पद हमने किस एक्ट के तहत बनाया था? 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के, है ना, गुड्स गवर्नमेंट एक्ट या भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक, देखते हैं सबसे पहले ही काम क्या किया गया। मैंने बताया ये एक्ट लाया ही मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो है फूट डालने के लिए था, और इसके तहत सबसे पहला ही काम क्या किया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है। हम कह सकते हैं मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत के मुसलमानों को गोट एक पृथक निर्वाचन मंडल, या जिसको हम कह सकते हैं सेपरेट इलेक्शन डिवीजन। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के मुसलमानों को, भारत के मुस्लिम्स को या मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? भारत के मुसलमानों को क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, और इनको एक विशेष वोट के अधिकार भी दिए गए। कैसी विशेष वोट थी ये दोहरे मतदान का अधिकार था, जिसमें एक वोट वो अपने ही किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे और दूसरी वोट जहां उनका मन करेगा। अब जाहिर सी बात है वो दूसरी वोट भी अपने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे, है ना। तो इनको दोहरे मतदान का अधिकार मिला। चलिए लिखते हैं, अरे ये माइक, चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम्स got the special right for vote। ठीक है, मुसलमानों को स्पेशल वोट, अरे कहाँ दिमाग चला गया, क्या है? विशेष, स्पेशल को विशेष मतदान। मुसलमानों को, मुस्लिम्स गॉट स्पेशल राइट फॉर वोट, या मुसलमानों को विशेष मतदान का अधिकार मिला। और क्या काम हुआ? सबसे पहली बार रिजर्वेशन या आरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, रिजर्वेशन या आरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, आरक्षण शब्द का और क्या हुआ इसमें?
भारत की जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका हुआ करती थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, है ना, या हम कह सकते हैं कि उसमें पहली बार किसी भारतीय को सदस्य रखा गया। और कौन रहे वो? जो कार्यपालिका में सदस्य रहे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही भारत के प्रथम ऐसे शख्स रहे जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे। और याद रखेंगे ये एक विधि सदस्य थे। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। इसी के बाद आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसके तहत भारत में कुछ काम होंगे, उनको देखते हैं। चलिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसके तहत जो है तार भी, आइए शुरू करते हैं। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके तहत कुछ काम हुए, जैसे महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। ठीक है, और डायआर्की, देखिए सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। इसके तहत सबसे पहले जो हुआ, जो डायआर्की होती है या द्विध शासन जो था, वो क्या कर दिया गया, वो प्रांतों में लगा दिया गया। ठीक है, 1919 से लेकर के 1935 तक डायआर्की या द्विध शासन क्या किया गया, द्विध शासन को प्रांतों में लगा दिया गया। ठीक है, डायआर्की हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने द्वैध शासन कब लगाया था, 1765 के इलाहाबाद संधि से लेकर के 1772 तक। कहाँ लगाया था, बंगाल में। इसके बाद अब हम लगा रहे हैं 1919 से 1935 तक प्रांतों में, और इसी 1935 में हम डायआर्की या द्वैध शासन को केंद्र में स्थापित कर देंगे। ठीक है, ये बात याद रखने की वाली है। और देखिए और क्या हुआ इसमें, सबसे पहले इसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी या उनका वेतन जो है दोबारा से कहाँ से आने लगा, ब्रिटेन से। और भारतीय राजकोष से कब दिया जाने लगा था, याद रखेंगे मैंने आपको बताया था 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, जिसमें हमने आईसीएस की स्थापना की थी, उसी में जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे या अधिकारी कर्मचारी जितने भी लोग थे, सभी का वेतन भारतीय राजस्व से देना स्टार्ट कर दिया था। और इसको बदल करके अब जो है यहाँ हम लिख सकते हैं
सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटेन के अधिकारियों का वेतन स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। ठीक है, या हम कह सकते हैं अधिकारियों का वेतन पुनः ब्रिटेन से दिया जाने लगा। पसीना सा आ रहा है। एक जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें पंखा बंद करना पड़ता है, और गर्मी आपको पता ही है, सुबह के 6 बज रहे हैं फिर भी गर्मी कितनी ज़्यादा है। और क्या काम हुए इसमें, इसमें जो है ड्यूअल हाउस सिस्टम या द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। और हम सब जानते हैं क्या थी ये, विधान परिषद और विधानसभा। और क्या काम हुए इसमें, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन हुए या प्रत्यक्ष मतदान की या वो प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष निर्वाचन की स्थापना या शुरुआत की गई। चलिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं और क्या हुआ इसमें। मैंने आपको बताया था भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, या हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया या फर्स्ट टाइम वुमेन्स ऑफ इंडिया गोट राइट ऑफ फॉर वोटिंग। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट टाइम वुमेन्स इन इंडिया गॉट राइट्स फॉर वोटिंग। ठीक है, भारत की महिलाओं को सर्वप्रथम वोट करने का अधिकार मिला या मतदान का अधिकार मिला। ठीक है, और क्या हुआ, 1923 में बनाया गया एक ली कमीशन, या हम कह सकते हैं ली आयोग, जिसके तहत 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या केंद्रीय लोक सेवा आयोग
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। हम कह सकते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और जिसके अध्यक्ष ही कौन रहे? सर जोस, या हम कह सकते हैं इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? सर रोस बारकर। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं सर रोस बारकर्स। ठीक, ये हुआ, नोट कीजिए। अब इसके बाद जो ये केंद्र में द्विध शासन लगा था 1919 से 1935 तक, जो केंद्र के लिए प्रांतों के लिए, सॉरी केंद्र में तो 1935 में लगेगा, प्रांतों के लिए जो द्विध शासन लगाया गया था उसकी समीक्षा के लिए ही एक आयोग का गठन किया गया 1927 में। कहाँ पर? लंदन में। और वो था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ही 1928 में भारत आया। भारत आने के बाद उसमें 7 मेंबर्स थे, लेकिन उसका विरोध किया गया। ठीक, उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि वो जो 7 मेंबर थे वो सारे ही ब्रिटिश थे, है ना, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। और भारतीयों की मांग ये रही कि कम से कम एक शख्स तो ऐसा हो, मतलब एक शख्स 7 में से एक मेंबर तो भारतीय हो। ठीक है। और हम सब जानते हैं उसी का प्रोटेस्ट करते हुए लाहौर में उसका जो है प्रोटेस्ट हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और उसी में ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरीके से घायल हो गए थे और उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और अगर मैं बात करता हूँ साइमन कमीशन के स्वागत की, तो उसका जो स्वागत किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, और मोहम्मद सैफी ग्रुप जो मुस्लिम लीग से थे, इन लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इसको रफ करते, नोट कर लीजिए। अब 1928 में भारत में थे लॉर्ड बुकर हेड, और लॉर्ड बुकर हेड से ही जो है मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की। क्या है स्वराज? अपना राज्य। ठीक है। अब बुकर हेड इतने अच्छे या इतने सीधे तो थे नहीं, उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपको स्वराज तो देंगे, ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी, जो आप पहले तो हमें ये बताइए कि आप अपने देश को जो है कैसे चलाएंगे, कुछ नियम कायदे कानून बनाए, ठीक, और उस पर जो है जितने भी बड़ी पार्टी हैं या उनके जो नेता हैं उन सबकी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था चाहे कुछ भी हो जाए, एक जो है हिंदू और मुसलमानों में इतनी फूट डाल चुके थे वो तब तक जो है अलग ही दोनों के अलग अलग मत हो चुके थे। और यहाँ से बात करते हैं 1928 में थे लॉर्ड बुकर हेड, ठीक है, और लॉर्ड बुकर हेड जो है मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने ही जो है स्वराज की मांग की, ठीक है। और ये स्वराज क्या होता है? अपना राज्य। इसका अर्थ क्या होता है? अपना राज्य, ठीक। अगर मैं स्वराज पार्टी की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी
1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष या फाउंडर या संस्थापक ही कौन माने जाते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, बुकर हेड ने कहा कि आप अपना एक मसौदा तैयार करें और हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे, हम निर्णय लेंगे कि आप अपने देश को चलाने में समर्थ हैं या नहीं हैं। और इसी के चलते हुए 1928 में ही आती है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जिसको सभी सहमति से मान लेते हैं, लेकिन एक शख्स जिसको हम जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, वो इस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं, सहमति नहीं जताते हैं और बस बुकर हेड को एक बहाना मिल जाता है कि देखिए आपके जो है नेता लोग जो है सहमत नहीं है, तो बस इसी जो ये थी क्या बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, इसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस ब्लूप्रिंट से का मतलब लगभग अधिक से अधिक भाग लिया गया है, इसलिए हम इसको जानते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की नीली प्रति कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हम? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या संविधान नीली प्रति। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। और किसने सिग्नेचर नहीं करे थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब मोतीलाल नेहरू ने बात कही कि चलिए आप हमें जो है स्वतंत्र घोषित नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें डोमिनियन स्टेट बना दीजिए। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? अधिराज्य, इसका मतलब होता है अधिराज्य। ठीक है, अब ये बात जो है डोमिनियन स्टेट में होता क्या है कि आप एक तरह से इंडिपेंडेंट तो रहेंगे, स्वतंत्र तो रहेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से आप पे अधिकार वो देश कर रहा होगा जिसके आप डोमिनियन हैं। ठीक, ये बात नेहरू को खली। नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, और नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन। इसी में क्या है, नेहरू ने, पंडित नेहरू ने, ठीक है, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और यहाँ से ही कांग्रेस में मतलब एक मतभेद सा हुआ और कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक ओल्ड कांग्रेस, एक यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस के जो नेता रहे वो रहे पंडित नेहरू और ओल्ड कांग्रेस के जो नेता रहे वो होंगे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, हम बात करते हैं। और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। किस कांग्रेस ने? यूथ कांग्रेस ने, है ना। पंडित नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और 26 जनवरी को ही जो है स्वतंत्रता दिवस बनाया गया कांग्रेस द्वारा 1930 में। ठीक है, नोट, बात याद रखते चलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मोतीलाल नेहरू ने एक बात कही कि चलिए अब इनको लगा यार ना तो हम स्वतंत्र हो पाए पूर्ण रूप से और ना ही हमें डोमिनियन बनाया गया, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि चलो एटलीस्ट हमारे कुछ मौलिक अधिकार तो हो, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हों जिन पे हम मतलब
जिनके आधार पे हम अच्छे से रह सकें। तो जो है कराची अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों पे सहमति जताई गई, मिले नहीं, मतलब मौलिक अधिकार दिए नहीं गए, बस सहमति जताई गई। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या हुआ कराची अधिवेशन में? मौलिक अधिकारों पर सहमति जताई गई। ठीक, मौलिक अधिकारों पर सहमति जताई गई। और अब जो साइमन कमीशन भारत आना था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो भारतीयों को जो है लंदन बुला लिया जाता है। और हम सब जानते हैं 1930 और 31 और 32 ये तीनों साल एक गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें सबसे पहले ही जो है फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार पर सहमति जताई थी कराची अधिवेशन में, उनको मान लिया गया। ठीक है, और इसी के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें हमें कुछ अधिकार दिए जाएंगे। चलिए नोट करते हैं। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शख्स कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूं तो महात्मा गांधी 1931 या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। सॉरी, भभका बन रहा है ना कमरे में, तो इसलिए नजला हो गया। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं 1935 से। 1935 में हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम। मैंने बताया सबसे पहले ही डायरकी को सेंटर में या केंद्र में, द्विध शासन को केंद्र में लगाया गया। ठीक है, प्रांतों से हटा करके सबसे पहला काम क्या हुआ? जो द्विध शासन था उसको प्रांतों से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया? केंद्र में। ठीक, और क्या हुए? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, एक बुक लिखी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, है ना, रुपए की समस्या या समाधान, उसी के बेस पे खड़ा है आरबीआई। ठीक, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। और क्या काम हुए इसमें? 1935 में ही जो है, हम आपको याद होगा, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। वही सुप्रीम कोर्ट जो है 1935 में कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाया गया। ठीक, और दिल्ली लाने के बाद उसने 1937 से कार्यरत काम करना शुरू करा। ठीक है, हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कोलकाता से दिल्ली लाया गया।
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता से दिल्ली लाया गया, जिसने काम कार्य करना 1937 से शुरू किया। ठीक है, और क्या काम हुए इसके तहत? इसके तहत सबसे पहले 1937 में ही बर्मा का पृथक्करण होगा, ये ध्यान रखेंगे। बर्मा जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है और जिसकी अब राजधानी है नायपीटो। और तब क्या हुआ करती थी? रंगून, है ना, गाना है ना, मेरे पिया गए रंगून, पिया की याद सताती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं, और इसके तहत कुछ काम हुए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया सबसे पहला बड़ा लिखित दस्तावेज था, या हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित दस्तावेज था। क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को या कुछ नियमों को भारतीयों के लिए सुनिश्चित किया गया। इसमें 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, ठीक, 14 भाग थे और 321 अनुच्छेद थे। इसलिए ये एक बड़ा दस्तावेज था और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 70% से भी ज़्यादा भाग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की शुरुआत। हम सब जानते हैं 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, और लेकिन ये एक मौखिक मांग थी। ठीक, और औपचारिक तरीके से या ऑफिशियल जो डिमांड की वो एम.एन. रॉय ने की, और 1936 में पंडित नेहरू ने भी बहती गंगा में हाथ लगा दिया कि भाई हाँ, हमें जो है संविधान सभा चाहिए। और बस इसी को ही ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1940 को आएगा अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव, जिसको हम संविधान सभा की प्रथम स्वीकृति मानते हैं, और ये किसके द्वारा लाया जाएगा? लॉर्ड लिंथिंग को। ठीक, चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।